बड़ी खबरों के साथ पहली खबर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है, फिर से हलचल इसमें दिखाई दे रही। दूसरी बड़ी खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे से जुड़ी है। वहां पर वो केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस बिपिन रावत से मुलाकात की। तीसरी बड़ी खबर अलीगढ़ जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा के पकड़े जाने की है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। चौथी बड़ी खबर यूपी में कोरोना के केसेस कम होने की है, जिसको देखते हुए कल से अनलॉक जिलों की संख्या बढ़कर 71 हो जाएगी। यूपी में अब कोरोना के नए केसेस की संख्या 1100 हुई है पिछले 24 घंटों में। यह भी एक बड़ी खबर आज की। और यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने आज गवर्नर उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस दौरान राधा मोहन सिंह ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। राधा मोहन सिंह ने कहा कि योगी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। और यूपी भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह आज विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिले। लखनऊ दौरे पर राधा मोहन सिंह ने हृदय नारायण दीक्षित के आवास पर जाकर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सर आधे चैनल नहीं हो पाए, सर आधे नहीं हो पाए। महामहिम राज्यपाल जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे। मैं कई बार उनसे मिल चुका था। गवर्नर बनने के बाद आज तक मुलाकात नहीं कर पाया था, तो उनसे मिलने गया। जहाँ तक सरकार संगठन का सवाल है, देश में सबसे मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने आज राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इससे पहले वो कल ही शाम को लखनऊ पहुंच गए थे और आज सुबह कुछ सरकार के मंत्रियों ने, कुछ पार्टी के पदाधिकारियों ने और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने भी राधा मोहन सिंह से उस जगह पर मुलाकात की, लालजी टंडन के आवास पर, जहाँ पर वो रुके हुए थे। और आधे घंटे तक ये मुलाकात, तकरीबन 30 से 35 मिनट उनकी ये मुलाकात राजभवन में हुई है। और जब राधा मोहन सिंह यहाँ पहुँचे हैं तो केवल राधा मोहन सिंह मौजूद थे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी। उस बैठक में जो बातचीत हुई है क्लोज डोर मीटिंग थी और संगठन की तरफ से भी कोई उनके साथ नहीं आया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भी किसी प्रदेश का प्रभारी जाता है, कम से कम प्रदेश अध्यक्ष साथ में होते हैं, संगठन के कुछ और भी लोग होते हैं, लेकिन आज की इस बैठक में केवल राधा मोहन सिंह मौजूद थे और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी। हालांकि जब वो राजभवन के लिए आ रहे थे तो हमने उनसे बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक शिष्टाचार भेंट है, जब से प्रभारी बने हैं तब से वो आ नहीं पाए थे और प्रभारी राज्यपाल से मुलाकात करता औपचारिक रूप से। उनकी इस मुलाकात कटा गए और चुनाव की दृष्टि से संगठन को फिर से चाक चौबंद करना, कार्यकर्ताओं को बिल्कुल लक्ष्य के लिए तैयार करना, तो ये सब बड़ा स्वाभाविक है किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी के लिए जो राष्ट्रीय दल है और देश में जिसकी सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व। तो ये बड़ा नेचुरल है जो हो रहा है। सर, विधानसभा चुनाव से पहले अभी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव बाकी हैं। अभी जो जिला पंचायत सदस्यों का जो परिणाम आया था वो बीजेपी का अनुरूप नहीं है। कहा जाता है जिसकी सरकार होती है उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत के आते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे सर? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जिसकी सरकार है उसी के लोग जीतते हैं। तो किस तरह जीतते थे सबको मालूम है। नामांकन दाखिल कराने जा रहे हैं, रास्ते में लोगों ने लाठी डंडा लेकर और तमाम आयुध लेकर घेर लिया, नामांकन नहीं कराने दिया। इस तरह पहले होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ा। पूरी कड़ाई के साथ ट्रांसपेरेंटली चुनाव हुए हैं और अब आगे ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हैं। उसकी तैयारी स्वाभाविक रूप से संगठन को मजबूत करके ही संभव है। तो उस पर भी मंथन चल रहा। पंचायती चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष का, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का, प्रमुख का और उत्तर प्रदेश में आने वाले आगे के चुनाव। तो स्वाभाविक ही एक साथ कई गतिविधियाँ चल रही, तो लोगों को लगता है कुछ। आपके अनुभव के अनुसार एक लास्ट सवाल, क्या आपको लगता है सर आने वाले दिनों में विस्तार हो जाएगा या समय लगेगा? किसी भी मंत्रिपरिषद में नए सदस्य लाना
अथवा पुराने सदस्य को निकालना, ये शुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। और आप सहमत होंगे कि मंत्री बनाने या किसी को मंत्री पद से हटाकर संगठन में जगह देने, ऐसे विषय हम लोगों के पास विचार के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं आते। यूपी प्रभारी आपके पास आए थे, थोड़ा बहुत भी चर्चा नहीं हो रहा? वो तो मित्र हैं हमारे पुराने, मित्र तो सब आपके हैं। वो मित्र हैं और वो तमाम किस्से सुनाने लगे वहाँ के हमारे। कहीं कल रात में एक जगह बैठे थे, बता रहे थे दिल्ली में, तो कह रहे थे केवल आप ही की चर्चा सब लोग कर रहे, तो मुझे अच्छा लगा, तो हमने और बैठा लिया। लेकिन कोई इस पर सलाह मशवरे की बात नहीं। मतलब आप अनुभवी नेता हैं, यूपी के सब जानते हो सकता है, हम लगा लोगों को हो सकता है आपसे भी कुछ राह लेने आए हों तो लेने। नहीं, अनुभवी तो हम हैं, हाँ बिल्कुल है, तो हम स्वीकार करते हैं। और आप जैसे पढ़े लिखे योग्य लोग जब कहते हैं कि आप अनुभवी, तो और अच्छा लगता है, तो ये तो बढ़िया बात है। इसका फायदा वो लेने आए होंगे आपसे प्रभारी जी? ऐसा तो नहीं लगता, फायदा तो हो ही जाता जब दो मिलते हैं पुराने यार मित्र। हम लोगों को लगता है सर कि ऐसा कुछ है। आप लोगों को लगना भी चाहिए, जो आपका काम है, दायित्व तो है, यह है ही ऐसा कि शंका करते रहिए हर जगह। ठीक सर। और आपकी शंका और ज्ञान ये फलीभूत हो, हमारी शुभकामनाएं आपको और आपके सभी मित्रों। थैंक यू। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी शंकाएं फलीभूत हों, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार के कयास लगाने से खुद को अलग रखा। उन्होंने कहा कि मित्र हैं हमारे यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, वो मिलने आए, किस्सा गोई हुई, बहुत आनंद आया। और रही बात मंत्रिपरिषद के विस्तार की, तो वो मेरा विशेषाधिकार नहीं है, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, किसको रखना है मंत्रिमंडल में, किसको बाहर करना है। तो इस तरीके से बहुत सधे हुए अंदाज में हृदय नारायण दीक्षित ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में अगर रूलिंग पार्टी के कम सदस्य जीते हैं और किसी और दल के ज़्यादा जीते हैं और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, तो इसके पीछे कारण यह है कि चुनाव ट्रांसपेरेंटली संपन्न कराए गए योगी सरकार में, अनुशासित तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए, इसीलिए सबके पास अवसर था चुनाव जीतने का, अच्छा प्रदर्शन करने का, और इसीलिए आपको परिणाम ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे एक मैच्योर पॉलिटिशियन, एक मैच्योर व्यक्ति अपनी बात रखता है, वैसे ही अपनी बात रखी यहाँ पर हृदय नारायण दीक्षित ने। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, उनके पास से हम चलेंगे और उनसे बात करेंगे। अनुभव, अभी हम हृदय नारायण दीक्षित जी की बात सुन रहे थे, जिनसे गवर्नर के बाद मुलाकात की है यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने, और हमने देखा बहुत सधा हुआ अंदाज था उनका। सारे सवालों को मुस्कुराते हुए उन्होंने किनारे कर दिया और उनको जो कहना था उन्होंने वही कहा। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, हृदय नारायण दीक्षित बहुत मजे हुए और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और हम कहते हैं संसदीय परंपराओं को जानने वाले, और इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान है। और आज जब राधा मोहन सिंह ने उनसे मुलाकात की, तो जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने यही सारी बातें कही कि वो हमारे मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं, लखनऊ आए थे, हमें फ़ोन किया, हमसे मिलने आए। लेकिन देखिए, राधा मोहन सिंह कोई आज यूपी बीजेपी के प्रभारी नहीं बने, उनको यूपी बीजेपी प्रभारी बने समय हो गया। तब तो वो कभी नहीं आ गए अपने मित्र के पास मित्रता निभाने के लिए। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी उन्होंने आज ही मुलाकात की और वो कह रहे थे कि एक शिष्टाचार बेटा है, जब से वो प्रभारी बने तब से यूपी में राज्यपाल से नहीं मिल पाए थे। पर इसी हफ्ते सोमवार, मंगलवार, बुधवार को राधा मोहन सिंह इसी लखनऊ में थे और बीजेपी दफ्तर और राजभवन की दूरी तकरीबन 400-500 मीटर है, और जो विधानसभा अध्यक्ष का घर है वो भी तकरीबन उतनी ही दूरी पर है। तो वहाँ तो वो नहीं गए। जाहिर सी बात है, वो उत्तर प्रदेश की बैठकों के बाद दिल्ली गए, दिल्ली में बैठकें हुई और फिर दिल्ली से कल शाम वो लखनऊ आए। राजभवन से समय लिया गया, समय उनको मिला, आज वो पहुँचे तकरीबन 11:15 बजे और 11:55 पर वो राजभवन से बाहर निकले। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि नहीं ये तो एक शिष्टाचार बेटा और राज्यपाल से वो मिले नहीं है जब से प्रभारी बने। देखिए राजनीति में जो चीज़ बिल्कुल साफ दिख जाए वो होती नहीं है, बिल्कुल पर्दे के पीछे चीज़ें कुछ और होती हैं, दिखाई कुछ और जाती हैं। और जिस तरीके से ये सारी गतिविधियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ी हैं, आप खाली पीछे थोड़ा 4-5 दिन पीछे चले जाइए। BL संतोष आते हैं, तमाम बैठकें 3 दिन तक करते हैं, राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहते हैं, सुनील भाई ओझा भी मौजूद रहते हैं, जो दूसरे सह प्रभारी हैं सत्या जी वो भी मौजूद रहते हैं, और तमाम सारे मिनिस्टर जाते हैं, फीडबैक देते हैं। उसका असर क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी में चेंज होते हैं, DM बदले जाते हैं, कई प्रमुख सचिव विभागों के बदले जाते हैं, कई ज़िलों में SSP जो है वो रैंकर अफसर बनाए जाते हैं। तो ये सब ही तो बता रहा है कि जो मंत्रियों ने बात कही होगी, जो चीज़ें पहुंची होंगी, उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। अब
राधा मोहन सिंह ने आज जो दोनों बैठकें की हैं, दोनों महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं। फिलहाल भले ही वो इसे शिष्टाचार भेंट कहें और ये कहें कि लंबे समय से नहीं मिले थे, लेकिन ऐसे वक्त में जब कोरोना का हम कहें तो कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में शिष्टाचार भेंट ही ये केवल नहीं है, इसके कुछ और भी मायने हैं। लेकिन तमाम सारी जो सरगर्मियां हैं वो इन दोनों मुलाकातों के बाद उत्तर प्रदेश में और बढ़ गई हैं। और आज जब प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनसे मिले तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि जो भी पद खाली हैं वो भरे जाएंगे। अब वो पद तो मंत्री परिषद में भी खाली हैं, संगठन में भी खाली हैं, निगम में, बोर्ड में, आयोग में, संस्थाओं में पद खाली हैं। यही बात जब राधा मोहन सिंह से पूछी, हमने खुद पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए मंत्री परिषद में किसी को लेना ना लेना ये मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है, ये वो तय करते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन जो पद है वो समय पर मुख्यमंत्री उसको फिल करेंगे। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, जो बयान आज दिए हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राधा मोहन सिंह हो। और जिस तरीके से हम फिर वही बात कर रहे हैं, राजनीति में अगर चीज़ें बिल्कुल साफ जो दिख जाएं तो समझिए कि उसका मतलब कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों ही मुलाकातें जो आज उनकी प्रमुख तौर पर हुई हैं, दोनों ही संवैधानिक पद हैं, चाहे वो गवर्नर का हो या विधानसभा अध्यक्ष का हो। और इसलिए भी जाहिर सी बात है सियासी जो गहमा गहमी है बहुत बढ़ गई होगी लखनऊ में। अनुभव इसका अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए, इस बातचीत के लिए। तो लखनऊ में यूपी प्रभारी राधा मोहन और यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की भी मुलाकात हुई। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी जी की सरकार में कानून का राज है, योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, जितने पद खाली हैं उन्हें भरा जाएगा। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई, भ्रष्टाचार की परत। और एक खानदान चलाता है, सैफी खानदान पार्टी को चलाता है, पूरा सरकार को चलाता है। और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी शासन में किसी की नहीं चलती है, केवल कानून का चलता है और सुशासन चलता है। यह प्रतिक्रिया थी स्वतंत्र देव सिंह की मीडिया के सामने। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और दूसरी अहम शख्सियतों से मुलाकात की। सीएम तीरथ सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान जल परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। सीएम तीरथ सिंह रावत सीडीएस विपिन रावत से भी मिले। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस के ऑपरेशन एनकाउंटर से खौफ। कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद भले ही कुछ दिनों के लिए फरार हो जाए, लेकिन उसकी असली जगह तो जेल ही है। अलीगढ़, बरेली से लेकर ग्रेटर नोएडा तक पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर बदमाशों को पकड़ा है, जिसमें अलीगढ़ जहरीली शराब कांड का गुनहगार शराब माफिया ऋषि शर्मा भी शामिल है। ये यूपी पुलिस है। अपराध किया तो इनसे बचना बहुत मुश्किल है। या तो मार दिए जाओगे, और अगर बच गए तो उसकी हालत ऐसी ही होगी। वो जेल तो जाएगा जरूर, लेकिन अपने पैरों पर हरगिज नहीं। और इसकी तस्दीक करती टीवी स्क्रीन पर ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें। पहली तस्वीर अलीगढ़ की, उसी जहरीली शराब कांड से जुड़ी, जिसने प्रदेश की पुलिस और प्रशासन की साख और इकबाल को हिलाकर रख दिया था। कल तक अपराध की दुनिया में आसमान की उड़ान भरने का ख्वाब पालने वाला ये शातिर अपराधी आज पुलिस मुठभेड़ के बाद जमीन पर पड़ा हुआ। हालत ये हो गई है कि अब ये अपने पैरों पर चलने के काबिल तक नहीं बचा। जी हाँ, ये वही शातिर ऋषि शर्मा है जो अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में फरार चल रहा था और इस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस टीम ने बुलंदशहर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में 61 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 1 लाख के इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को पुलिस द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी विदित हो कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऋषि शर्मा के भाई मुनीष शर्मा जो 25,000 का इनामिया था उसको। दूसरी तस्वीर बरेली की।
जहां 19 साल की एक छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। यह अब अस्पताल में पड़ा, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पकड़े गए बदमाशों के नाम विशाल पटेल और अनुज। पकड़ में 6 नामजद लोगों को तहरीर में नामजद किया गया था और पुलिस के द्वारा इसमें 2 आरोपी, एक विशाल पटेल और एक अनुज पटेल, इन 2 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ की ये तीसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की, जहां बिसरख पुलिस ने चेरी काउंटी चौकी के पास चेकिंग के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लूट की मोबाइल, मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद किया गया। ये दिल्ली एनसीआर में लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। 2 लड़के जो अपाची मोटरसाइकिल पर सवार थे, पुलिस ने उनको चेकिंग करने के लिए रोका, पर वो पुलिस की बात ना सुनते उन्होंने भगाया अपनी बाइक को और आगे कच्चे रास्ते पे उतरे और पुलिस से फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने अपने बचाव में इनके ऊपर फायरिंग करी है, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी है। बहरहाल प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है। अपराधी भी खौफ में है, लेकिन सवाल ये कि अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और कोरोना की दूसरी लहर से जंग में उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। यूपी कल से 75 में से गौतम बुद्ध नगर समेत 71 जिलों में कोविड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। सिर्फ 4 जिलों में ही अब कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि बाकी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी में 3T के फॉर्मूले से बहुत हद तक कोरोना कंट्रोल हुआ है। नतीजा यह है कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के भीतर 1100 नए कोरोना मरीज मिले और अब एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 17,000। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन की बात हमने आपको बताई। नोएडा स्टेडियम के शूटिंग रेंज में बने अस्थायी कोविड अस्पताल को बंद कर दिया गया है। यह अस्थायी अस्पताल कोरोना की दूसरी वेव में बनाया गया था। अस्थायी कोविड अस्पताल जिले में घट रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए बंद किया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने कोरोना की दूसरी वेव के दौरान तैयार किया था 50 बेड्स का अस्थायी कोविड अस्पताल। और देश में कोरोना का ताजा आंकड़ा सामने आया है। 24 घंटे में सामने आए 1,14,460 नए मामले। 1,89,232 लोग इलाज के बाद 24 घंटे में ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 2,677 लोगों की मौत की भी खबर है। कुल केसेस हैं 2,88,09,339। कुल डिस्चार्ज हुए लोग हैं 2,69,84,781। अब तक देश में कुल मौतें कोरोना से रिकॉर्ड की गई हैं 3,46,759 और एक्टिव केसेस की संख्या फिलहाल 14,77,799। वैक्सीनेशन हो चुका है 23 करोड़ से ज्यादा लोगों का। इधर आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज और मंडली अस्पताल सहित 5 अन्य सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनका निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। मंडली अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि मंडली अस्पताल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का 70% काम पूरा हो चुका है और 15 से 20 जून के बीच ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। मंडली अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगने से हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सप्लाई प्लांट से होगी। योगी जी की योजना के अनुसार इस आजमगढ़ जनपद में 7 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं जो मेडिकल कॉलेज में, हमारे जिला अस्पताल में तथा 5 CMO के अधीन आने वाले अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। इनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और उम्मीद है कि 15 से 20 दिन के अंदर ये प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर